आप सभी को नमस्कार। जो प्रेस है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो लोकतंत्र को ताकत देने में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपके माध्यम से उदयपुर लोकसभा क्षेत्र और पूरे भारत की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव कालखंड में बहुत सारे आयोजन किए और ऐसे नायक जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी, ऐसे गुमनाम नायक, उन सभी के बारे में चर्चा हुई और ऐसा एक दस्तावेज निकल कर आया, ऐसी चर्चा निकल कर आई कि भगवान बिरसा मुंडा जनजातियों के समाज में पैदा हुए, मुंडा समाज में, झारखंड में, लेकिन उन्होंने जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो नारे लगाए, उन्होंने जो क्रांति की है वो अद्भुत है। वो इतनी बड़ी क्रांति है कि स्वाधीनता का पूरा सारे तत्व उसमें आते हैं। वो बाकायदा ईसाई मिशनरी से लड़ते हैं, अंग्रेज़ों से लड़ते हैं। 26 वर्ष की उम्र में वो इतने बड़ी क्रांति करके अंग्रेज़ों से एक तरह से सशस्त्र सेना बनाकर फाइट करते हैं, लड़ते हैं। उन्होंने जो शिक्षा दी उनमें से यह है कि परधर्म से बढ़िया है स्वधर्म, और व्रत करने, कैसे हमारे अपने संस्कृति पर रहना, ये सारी भारत की बातें उन्होंने कही है। मुझे लगता है भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन 15 नवंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2021 में जनजाति गौरव दिवस घोषित किया, लेकिन एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म के 150वीं जयंती के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार और भाजपा मिलकर समाज में अनन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमें ये बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी डूंगरपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेंगे, बहुत सारे आयोजन उसमें होंगे, बहुत सारी घोषणाएं होंगी और पार्टी स्तर पर दीपोत्सव होगा। तो जो दीप उत्सव जो होगा उसमें 13, 14, 15 को होगा। मानगढ़ धाम पर भी कार्यक्रम होगा, दूसरे भी कार्यक्रम समाज के संपर्क के आयोजन के, नेशनल सेमिनार के माध्यम से, ड्राइंग एंड पेंटिंग के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे लगता है ये एक अद्भुत क्षण है कि भारत का विचार समाज के हर एक वर्ग को साथ में लेकर सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी बनाकर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी ताकत थी जो लंबे समय तक सरकार में रही, वे सरकारें इस प्रकार से काम करती थी, समाज, देश विघटन की तरफ जाए, अलगाव की तरफ जाए, लेकिन अब वो दौर खत्म हो गया है और अब जनजाति गौरव के माध्यम से जनजाति क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन जनजाति गौरव में जो नायक है वो राष्ट्र का नायक है, इस नाते पूरा भारत इसमें जुड़ा है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। माननीय जिलाध्यक्ष जी जसपाल सिंह राठौड़ साहब, माननीय उदयपुर ग्रामीण के विधायक जी फूल सिंह जी मीणा साहब, माननीय पंकज जी, माननीय पारस जी साहब, माननीय देवलाल जी साहब, माननीय दीक्षित जी, और आप सभी का अभिनंदन। भगवान बिरसा मुंडा एक महान नायक और कुछ इतिहासकार उनको क्रांति सूर्य कहते हैं। झारखंड में उनको धरती के आबा और धरती के देवता ऐसा उच्चारित करते हैं और बहुत बड़ा सम्मान है। स्वाधीनता आंदोलन में शायद एकमात्र ऐसा नायक है जिनको जनता ने और आंदोलनकारियों खुद ने उनको भगवान कहा। तो ऐसे एक महान नायक के जन्म जयंती 15 नवंबर को है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2021 में जब आजादी का अमृत महोत्सव के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे थे, उस दौरान भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय था। जब जनजाति गौरव की बात करते हैं, जनजाति की बात करते हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा एक ऐसा समाज जो देश के बॉर्डर एरिया में रहता है, मध्य भारत में रहता है, नॉर्थ ईस्ट में रहता है, भगवान शिव को पूजता है, ऐसा एक बड़ा तथ्य निकल कर जाता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जनजातियों में कई ऐसे नायक हुए जिसमें तिलका मांझी हैं जिन्होंने 1885 में क्रांति कर ली थी। अंग्रेज जो अधिकारी था उनको वहीं मार दिया। उनके बाद उनको 2 घोड़ों के पीछे बांधकर भागलपुर के क्षेत्र में उनको मार दिया गया। बहुत लंबी दूरी तक उनको घोड़े के पीछे बांध कर ले जाया गया था, लेकिन अंततः उन्होंने एक बार वापस अंग्रेज को देखा और उनकी आंखों में जो गुस्सा था, इस तरह उनको तिलका मांझी कहते हैं, देखिए गुस्से से भरी हुई आंखें। ऐसे बहुत सारे नायक हैं। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है कि ऐसे नायकों को सम्मान दिया। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, स्वतंत्रता के 75 वर्ष हो गए थे, तो इस देश में लंबे वर्ष तक कुछ लोगों ने शासन किया। उनका ये मानना था कि एक परिवार ने ही स्वतंत्रता दी है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। चाहे इतिहास हो, चाहे लेखन हो, चाहे गाथाएं हो, चाहे कविताएं हो,
चाहे शासन के बड़े कार्यक्रम, उन सब जगह से उनके चित्र, उनकी स्मृतियां, उनकी बातों को हटा दिया गया था। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी को एक सम्मान रहता है बड़ा, हम सभी दिल से उनको प्रणाम कर सकते हैं कि उन्होंने लाखों ऐसे नायकों की, हुतात्माओं की गाथाओं को समाज के सामने, दुनिया के सामने लाए। उनमें से एक है भगवान बिरसा मुंडा जी। अब भगवान बिरसा मुंडा जी की, जैसे मैंने आपको निवेदन किया कि 1857 की क्रांति को से पहले भी खूब सारे नायक हुए हैं, एक स्वाभाविक रूप से नायक हुए। स्वाभाविक का मतलब यह है कि वो लगा कि देश के विरुद्ध में कुछ लोग हैं, भारत माता के विरोध में कुछ लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ना चाहिए, तो स्व प्रेरणा से लड़े, कोई आमंत्रण नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, खुद ही लड़े। उसमें से भगवान बिरसा मुंडा जी की उनका एक कथन है कि हमारे देश में हमारा अपना राज होना चाहिए। मुझे लगता है जो स्वातंत्र की बात करते हैं, स्व की बात करते हैं, उसको बहुत बड़ा विषय। लेकिन संस्कृति को लेकर यदि बात करें, समाज के मूल्यों को लेकर बात करें, और जिसको बोलते हैं पहचान, आइडेंटिटी, अस्मिता, उसको लेकर बात करें, तो भगवान बिरसा मुंडा जी का एक कथन और है, टोपी टोपी एक साहिब। इस देश में दो तरह की टोपियां हैं, एक अंग्रेजों की है और एक चर्च की है। ये दोनों टोपियां जो है वो एक जैसा उद्देश्य लेकर चल रही हैं, इसलिए उन्होंने टोपी टोपी एक साहिब नारा देकर समाज को जागृत किया। मुझे लगता है जो धर्मांतरण का एक बड़ा नेटवर्क, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा जी ने भी इस दंश को झेला। बचपन में उनको नाम बदल दिया गया था, उनकी शिखा चोटी काट ली गई थी, तो उनको ये भी समझ में आया उनको कि चर्च में जो लोग चले जाते हैं, धर्मांतरित हो जाते हैं, उनकी जमीनों को लौटा दिया जाता है, लेकिन जो लोग मूल संस्कृति में रहते हैं वो उनके खिलाफ अंग्रेजों का शासन करता है, और अंग्रेज जो ईसाई मिशनरी साथ में मिलकर चलते हैं, ऐसा एक इसमें अनुभव में आता है। तो ये सारी बातें तो है। जनजाति गौरव दिवस है, भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जन्म जयंती का कार्यक्रम है। जनजाति गौरव दिवस उस जगह तो है, लेकिन दो और महत्वपूर्ण विगत जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पार्टी की, उसमें आपको जानकारी मिली है कि 150 वर्ष इस बात के भी हो गए हैं कि वंदे मातरम गीत लिखा गया था, इस भारत माता की जय हो ऐसा लिखा गया था, और इस देश को एकता और अखंडता से जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी 150वीं जन्म जयंती कार्यक्रम 31 अक्टूबर हुआ है। मुझे लगता है ये जो 150 साल पहले जो घटना हुई बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान बिरसा मुंडा और जनजाति गौरव दिवस, पार्टी ने ये कहा है कि जो नायक हैं वे समाज के हैं, समाज से आते हैं, किसी एक समाज से आते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि वो राष्ट्र के नायक हैं। इस नाते भगवान बिरसा मुंडा जी को राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम होना है। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ साथ गौरव की बातें, गौरव की गाथाएं जब गानी है तो स्थानीय जितने नायक हैं उनकी भी होगी। जैसे राजस्थान से संबंधी बात करें तो मानगढ़ धाम का आंदोलन, मानगढ़ धाम पर वहां दीपोत्सव का एक बड़ा कार्यक्रम होगा। 17 नवंबर बलिदान दिवस आता है, जिसमें 1500 से ज्यादा जनजाति भक्तों ने आजादी का एक तरह से आंदोलन करते हुए शहादत दी थी, अपने जीवन में वहां पर समर्पित किया था। तो वहां पर भी एक बड़ा कार्यक्रम होना है। ऐसा कैसा गुजरात में, गुजरात और आसाम के बॉर्डर पर पाल चित्रिया है, लिलुड़ी बल्ली का नरसंहार है, मोतीलाल तेजावत जी का मिलकर जो बिल आंदोलन हुआ था वो है। 1947 में आजादी के केवल 34 दिन पहले कालीबाई का बलिदान अपने आप एक बड़ी घटना है। संगाबाई, नानाभाई खांटे, ऐसे जितने नायक हैं उनकी भी वहां पर जो भी जन्म स्थान है या कोई स्मारक बना हुआ, पैनोरमा बना हुआ, संग्रहालय, मूर्तियां हैं, तो वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, ऐसा एक पार्टी ने तय किया है। और आपको ध्यान होगा कि 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी जी आए तो बाकी सारी चीजें तो हुई, लेकिन गाथाओं में एक नई बात हो रही है। राजस्थान की बात करें तो कालीबाई और मानगढ़ धाम का जो अध्याय है, छोटी कक्षाओं में पहले पढ़ाते थे, उसको बड़ी कक्षाओं में ले गए। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा बदलाव है, ताकि जो बालक हैं, जो समाज के जो नई पीढ़ी है, उसको ये जानकारी में आए कि एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ हुई है और उनसे प्रेरणा ले। देखेंगे कि ये सारी बातों के साथ में जो विकास की योजना उसकी भी चर्चा हो रही है। जैसे अंत्योदय का हमारा दर्शन है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। ये बात लेकर हम चल रहे हैं, तो इसका अंत्योदय दर्शन को लेकर जितनी योजना बनी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसमें काफी बड़ा जो स्टेक होल्डर है, लाभ यदि मिला है तो जनजाति समाज को मिला, उसकी भी चर्चाएं आने वाले कार्यक्रम में की जाएंगी। मुझे लगता है कि ये जो भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म जयंती के कार्यक्रम, 150वीं जन्म जयंती के कार्यक्रम और जनजाति गौरव दिवस, ये दिखाते हैं कि कैसे जनजाति समाज में राष्ट्र की अस्मिता को लेकर काम किया। जीवन मूल्य क्या है, मूलतः प्रकृति को लेकर एक बड़ा स्वभाव है कि यहाँ संरक्षण होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रकृति से, वन से लेना है, वो स्वभाव, उसकी भी चर्चा होनी है। और
ये भी चर्चा होनी कि हम लोग सब मिलकर समरस भाव से कैसे रह सकते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा पूंजा जी का योगदान और बाकी भील जो टुकड़ी थी उसका योगदान उसमें भी देख सकते हैं। ऐसी इसकी भी चर्चा इसी तरह समाज के सामने शायद होंगी। तो ये तो अवधारणा हुई किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने सोचा। अब इसमें जो कार्यक्रम तय होने हैं, जो कार्यक्रम आयोजित होने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी रचना है। माननीय प्रधानमंत्री जी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उसकी जनजाति भारत सरकार में जो जनजाति मंत्रालय वो तय कर रहा है एक बड़ा कार्यक्रम। विगत दिनों में भोपाल में और भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म स्थान उलिहातू और वहाँ काफी कार्यक्रम होंगे। तो मुझे लगता है ये भी एक बड़ा कार्यक्रम होगा। जनजाति मंत्रालय भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय और पर्यटन संस्कृति मंत्रालय ने उन्होंने बड़े कार्यक्रमों की रचना बनाई। लगातार हम सोशल मीडिया के माध्यम से और जितने ट्विटर हैंडल और बाकी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उस पर हम लोग अपडेट हो रहे हैं। राजस्थान में यदि बात करें तो राजस्थान में 15 नवंबर को एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में होना है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, उनके मुख्य अतिथि में होना है। बहुत सारी चीजें वहां पर चर्चा में भी आएंगी, घोषणा भी होनी है, कुछ बड़े कार्यक्रम होंगे, उनकी रचना वहां पर हम सभी के सामने आएंगी। और विभिन्न जिलों में शोभा यात्रा, भव्य कार्यक्रम होंगे। कला समूह जैसे टीआरआई एक बड़ा जो कला की जो काष्ठ कला की विधा थी, आत्मनिर्भर गांव में थी, वो भूल गए, विस्मृत हो गए, तो उसकी कार्यशाला चल रही है। ऐसे ही एक राष्ट्रीय सेमिनार हुआ जिसमें प्रकृति जो शब्द है उसको लेकर पूरे भारतीय वाङ्मय, चाहे ऋग्वेद हो वहां से लेकर आज तक का लोक जगत में जो प्रचलित है उसको लेकर चर्चा हुई है। एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई, उसका लोकार्पण माननीय बाबूलाल खराड़ी जी के हाथ से हुआ। ये सारी चीजें होंगी, जहाँ की प्रदर्शनी, सब चीजें होंगी। विश्वविद्यालयों में जनजाति अध्ययन पीठ, ट्राइबल स्टडी सेंटर कैसे बने उसकी भी रचना बनी। जानकारी मिली है कि लगभग 4 या 5 विश्वविद्यालयों में ऐसे पीठ की गठन होगा और उसके आने वाले समय में एक नया भारत, हम भारत का जो विचार है, अंग्रेजों का जो नैरेटिव, कॉलोनियल जो माइंडसेट है, उससे बाहर निकलकर सच्चाई पर कैसे लेखन करें, चर्चाएं करें, उस पर एक बड़ी रचना बनेगी। इसके अलावा शिक्षा विभाग द्वारा टाउन हॉल में बड़े कार्यक्रम होंगे। उनका आदेश शिक्षा विभाग द्वारा जारी हो गया है। माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौड़ साहब के पॉडकास्ट होंगे, बड़े आर्टिकल आएंगे। ये सारी चीजें शुरू हो गई। मदन राठौड़ साहब को तो वगैरह जारी भी हो गया। ऑनलाइन ऑफलाइन प्रतियोगिताएं, सारी चीजें होने की डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार ने बनाई, उसकी भी जनता जनार्दन के बीच में जारी आपके माध्यम कई जगह पर आई। और जैसा कि मैंने आग्रह किया, जो जनजाति नायकों और इतिहास के प्रति बड़े स्थान है वहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम पार्टी करेगी। यशस्वी जिलाध्यक्ष जी गजपत सिंह राठौड़ साहब और ग्रामीण क्षेत्र में पुष्कर जी तेली साहब के नेतृत्व में 13, 14 और 15 नवंबर को एक बड़े कार्यक्रम होंगे। कई कार्यशालाएं हैं, ये सारी चीजें हो रही है। मोटे तौर पर पार्टी ने तय किया एक रचना बनाकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक रचना है। पूरे अलग अलग जो बड़े नेता हैं वो सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये सारी बात तो हो गई कि पार्टी क्या करेगी जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म जयंती को लेकर। लेकिन एक बड़ी बात और है, जब आदिवासी के हितों की बात आती है, इतिहास की बात आती है, काम की बात आती है, तो करता कौन है? तो बड़ा लोकतंत्र, बड़ा देश है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और हम लोग विकसित भारत 2047 तक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में चर्चा ये भी होनी चाहिए कि जनजाति में सबसे ज्यादा ध्यान कौन रखता है और उपेक्षा कौन करता है। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने अंत्योदय का दर्शन अपनाया है, बहुत सारी रचनाएं बनाई, सबसे ज्यादा लाभ जनजाति को हुआ। लेकिन जनजाति की सबसे बड़ी हितैषी यदि कोई पार्टी है तो भाजपा, एनडीए है। और वो जो काम है आप देख सकते हैं, अटल जी ने शुरू किया, नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाया। हम तो ये कहते हैं कि अटल नमो पथ एक विकास का पथ है, वो सबसे बड़ा यदि किसी ने अपनाया तो एनडीए, भाजपा और नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनाया। कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। 1999 एक इतना बड़ा वर्ष है जिसमें जनजातियों को भारत सरकार में मंत्रालय मिला। वो मंत्रालय जनजाति विकास, जनजाति क्षेत्र का विकास, जनजातियों से संबंधित नीतिगत निर्णय लेकर अन्य मंत्रालयों के साथ में समन्वय करने का काम करता है। 1999 में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत रत्न जब प्रधानमंत्री तब बना। हम एक प्रश्न आपके माध्यम से जनता के सामने, राष्ट्र के सामने रखना चाहते हैं कि उससे पहले की सरकारों ने आदिवासी के बारे में क्यों नहीं सोचा? तो ध्यान में आता है कि 1960 के दशक में जनजातियों का जो काम है वो केंद्र में गृह मंत्रालय देखता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कुछ ऐसी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली संस्थाएं रखते हैं और आदिवासी के नजर आ जाए तो उसको गोली मार, ऐसा भाव था क्या? ऐसा हम एक प्रश्न जनता के सामने रखना चाहते हैं। दूसरा, जनजातियों के अधिकार हैं, संवैधानिक संरक्षण मिले हुए हैं।
आरक्षण है, नीतिगत विषय भी कुछ और है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काम होते हैं। तो उसको देखने वाला एक नियामकीय संस्थान चाहिए, पावरफुल एक आयोग चाहिए। 2003 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री तब 2003 में संविधान संशोधन किया, 2004 में गठित हुआ। अब ये कहना चाहते हैं कि जनजातियों के संवैधानिक हक की रक्षा के लिए भाजपा और एनडीए, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी जी का जो विचार है वो संविधान में संशोधन करता है सकारात्मक ढंग से, और एक पावरफुल संस्था, संवैधानिक संस्था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एनसीएसटी का गठन होता है। मुझे लगता है उससे पहले की सरकार और पहले के लोगों ने क्यों नहीं सोचा? तो शायद इसलिए नहीं सोचा कि वे कभी अंत्योदय की भावना को नहीं जानते थे। जो कमजोर व्यक्ति को कैसे ताकत देना समस्या की रीति नीति में नहीं था। हाँ, वो वेरियर एल्विन की बात मानते थे और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में उनको प्रस्तुत करते थे, और बड़े प्रधानमंत्री जो पहले प्रधानमंत्री हैं और उसके बाद के कालखंड में बड़ी किताबें लिखी जाती हैं। योजना आयोग जब था तो आदिवासियों के विकास की रचना क्या हो उसको सुनने के लिए वेरियर एल्विन को बुलाया जाता था एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में। बाद में लोगों को ध्यान में आया कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो कागज में लपेट के जैसे करते हैं, उसमें आया था कि वो तो वास्तव में पादरी था। मुझे लगता है आदिवासी के विकास के लिए पादरियों की राय लेने की रचना कांग्रेस की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जनता की राय क्या है, संविधान क्या कहता है, बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं, उसको लेकर चलते हैं। अगला मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा एक निर्णय हुआ जनजातियों के बीच में। एक द्रौपदी मुर्मू जी जनजातियों की बेटी को पहली बार भारत का प्रथम नागरिक बनाया, वो नरेंद्र भाई मोदी जी के कालखंड में हुआ। इतना बड़ा सम्मान स्वतंत्रता से पहले नहीं हुआ, कहीं पर भी नजर नहीं आता। तो ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया और जनजातियों को मान सम्मान दिया। और एक इतना बड़ा समाज के लगभग 13 करोड़ लोग, तुष्टिकरण की नीति में जो देखें तो 14 से 16 करोड़ लोगों के लिए तुष्टिकरण के लिए पूरी सरकार, भारत सरकार लगी रहती थी कांग्रेस के कालखंड में। लेकिन यह तुष्टिकरण नहीं है, यह संतुष्टिकरण है कि हाँ, समाज के हर एक वर्ग को ताकत मिले। और द्रौपदी मुर्मू जी से पहले एससी से आते थे, रामनाथ कोविंद सबको दिया था। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस की जो अवधारणा संविधान में है उसको लेकर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई जिसका नाम है धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। वो धरती आबा नाम भगवान बिरसा मुंडा जी को झारखंड में धरती आबा बोलते हैं, वहां से लिया। ये योजना 79,000 करोड़ से ज्यादा की है। भारत सरकार ने ये कहा कि आप थोड़ा थोड़ा देना ठीक नहीं, आप पूरा दीजिए। पूरा दीजिए का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं सैचुरेशन, कि 100% लोगों को जितना लाभ देना है सब दीजिए। 25 तरह की योजना है और लगभग 17 इसमें मंत्रालय हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। मुझे लगता है जनजातीय क्षेत्र में इससे बड़ी कोई योजना स्वतंत्र भारत में नहीं आई। ये धरती आबा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ऐसा ही एक प्रधानमंत्री जनधन योजना, देश की पीवीटी बोलते हैं, प्रिमिटिव एक तरह से गुण लेकर जो समाज है उसमें अलग अलग समूह है, राजस्थान में शहरिया है, उनको लेकर 24,000 करोड़ की योजना बनाई। पीवीटीज में भी स्पेशल अटेंशन थोड़ा और ज्यादा करने की जरूरत है। मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी योजना है। ऐसे आप देखेंगे तो जनजातियों का बजट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कालखंड में 25,000 करोड़ से बढ़कर 1,25,000 करोड़, आप देखिए कितना बड़ा, लगभग 5 गुना हुआ। 400 से अधिक वंदन केंद्र संचालित हैं, जिसमें 12 लाख जनजाति समाज के सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, उनकी लाइवलीहुड, उनकी आजीविका को लेकर काम कर रहे हैं। 728 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले। गुणवत्ता युक्त शिक्षा का एक बड़ा जो प्रश्न है उसका समाधान नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। देखिए कि देश भर में लगभग 10 राष्ट्रीय जनजाति संग्रहालय, जिसमें से भगवान बिरसा मुंडा जी का, जहां अंग्रेजों ने जहर देकर उनको खत्म कर दिया था, रांची का जो जेल है उसको भगवान बिरसा मुंडा राष्ट्रीय जनजाति स्मारक के रूप में गठित किया है। ऐसे ही कोमराम भील तेलंगाना और ऐसे बहुत सारे इसमें राष्ट्रीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 आया तो आप देखिए नरेंद्र भाई मोदी जी फिर अंत्योदय की भावना, और जो कृषि भूमि लोग हड़प लेते थे और वक्फ बाय यूजर जैसा एक टेक्निकल लीगल टर्म लेकर उस पर कब्जा करते तो वक्फ घोषित करते थे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र में कोई भी भूमि वक्फ घोषित नहीं हो सकती। मुझे लगता है भारत का लगभग 35% क्षेत्र वक्फ का जो एक षड्यंत्र था उससे बाहर निकला है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है, ताकि कृषि भूमि और विशेष तौर पर आदिवासियों की भूमि जो आजीविका का सबसे बड़ा साधन है उसकी रक्षा करने के लिए एक बड़ा कदम नरेंद्र भाई मोदी जी ने संविधान कानून में संशोधन करते हुए किया है। युवाओं को लेकर
केवल एक संकेत कर सकता हूं कि जो छात्रवृत्तियां मिलती हैं वो लगभग 3,000 करोड़ के बजट में आवंटित करके युवाओं को छात्रवृत्ति मिल रही है। युवाओं के लिए पूर्वोत्तर और तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी यदि खोला है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के कालखंड में खोला है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कदम और ध्यान में आता है, धारा 317 हटा, हम सभी जानते हैं, लेकिन धारा 317 हटने की वजह से आदिवासियों पर क्या फर्क पड़ा, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के, तो वहां पर सबसे पहले पहली बार एसटी घोषित हुए, चाहे वो आरक्षण नौकरी का हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे जो डेवलपमेंट की एक्टिविटी हो, नरेगा में हो, हर जगह पहली बार आदिवासी को आरक्षण धारा 317 हटने के बाद जम्मू कश्मीर मिला। ये भी एक बड़ा संकेत है। ऐसे ही एक बड़ा नैरेटिव पूरे देश में नकारात्मक ढंग से चलाते हैं, जिसमें कहते हैं कि यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड जब आएगा तो आदिवासियों की संस्कृति खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ लोग चलाते हैं। जो कांग्रेस और कांग्रेस के मित्र ऐसे करते हैं, उनको ध्यान में आना चाहिए कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वहां यूसीसी लागू हो गया और वहां कस्टमरी लॉ होने की वजह से, प्रथागत व्यवस्था होने की वजह से जनजातियों को एक्सक्लूड रखा है, बाहर रखा है। ऐसे ही आप देखिए, एक राजस्थान की बड़ी खबर है, मानगढ़ धाम का जो मान्यता है, उस पूरे आंदोलन खड़ा किया तो वो भाजपा और भाजपा से जुड़े हुए संगठन के उन्होंने किया है, और वनवासी कल्याण परिषद और संघ ने बहुत ताकत दी इसमें, अभी भी का बड़ा भूमिका रही। उस मानगढ़ धाम पर स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रधानमंत्री आया, तो मानगढ़ पर आना कोई छोटी घटना नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय वहां प्रतिभा जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, उस कार्यक्रम में हम लोग भी भागीदार बने। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी घटना है स्वतंत्रता के बाद। उससे पहले के लोगों को कभी ध्यान में नहीं आया, क्योंकि जनजातियां उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं थी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। एक और महत्वपूर्ण घटना यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कालखंड में हुई है। आजादी का अमृत महोत्सव हुआ, कुछ ध्यान में आया कि जनजातियों के कुछ नायक हुए हैं, कुछ ऐसे बड़े स्थान है, मानगढ़ है, रामजी गौंड की जहां इनको फांसी दे दी गई 1000 अपने सैनिकों के साथ में, तो वो भी स्थान था। ऐसे 85 जनजाति नायकों के इतिहास को लिखा और भारत सरकार ने किताब जारी की, उसका नाम है जनजाति गौरव। मुझे लगता है ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले के लोगों ने इतिहास मिटाया और नरेंद्र मोदी जी इतिहास लिखते हैं, ये आग्रहपूर्वक मैं कहना चाहता हूँ। 111 ट्राइब इंडिया रिटेल स्टोर भारत में स्थापित किए, जिसमें लगभग 13,000 से अधिक जनजातीय उत्पाद ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि ई कॉमर्स के माध्यम से नई विधाएं हैं मार्केटिंग की। हम देख सकते हैं किस प्रकार से अमेजन और ये बाकी सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, तो उसमें 117 ट्राइब इंडिया रिटेल जो स्टोर हैं पूरे भारत में खोले। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी, जैसा कि जनजाति क्षेत्र में जो काम करते हैं जनजाति बंधु हैं, जो वहां कुछ उत्पाद बताते हैं लेकिन मार्केट नहीं, मार्केट के साथ लिंक किया है। राजस्थान सरकार ने बड़ा निर्णय अभी लिया बजट में, बांसवाड़ा की स्थापना राजा बादशाह चरपोटा ने की, ऐसा इतिहास में दर्ज है, लेकिन उनका इतिहास को मान्यता किसी ने नहीं दी। अभी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में घोषणा की है कि राजा बादशाह चरपोटा और डूंगरपुर के संस्थापक राजा डूंगर बरंडा के स्मारकों की निर्माण किया जाएगा, उसका काम बहुत तेजी से चल रहा है। साथ ही बैकग्राउंड में जाएंगे तो संविधान संशोधन तो किए हैं 1999 में और 2019 में, जिसमें विधानसभा और लोकसभा में जो सीटें हैं वो आगे बढ़ाने का काम तो किया है, सकारात्मक पहल है ही। लेकिन राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र बहुत बड़ी ताकत रखने वाला है, तो अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार 2018 में वसुंधरा राजे जी की सरकार जब थी तब हुआ था, और 2016 में ही एक बड़ा निर्णय होकर राजस्थान के दक्षिण अंचल में अनुसूचित क्षेत्र में जो यहाँ का समाज रहता है, जिनको कई भौगोलिक कारणों से और दूसरे कारणों से राज्य सेवाओं में रोल नहीं मिलता, भागीदारी नहीं मिलती, तो सभी को आरक्षण की व्यवस्था की है। ऐसे बहुत सारी चीजें भाजपा ने की हैं, और ये बड़ा कथन उसकी तरफ मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में यूपीए की जब सरकार थी तब की बात है, एक एनडीए की सरकार है तब की बात है। यूपीए की सरकार ने कहा था कि भारत के जो संसाधन है उसमें पहला हक यदि किसी का है तो वो माइनॉरिटी का है, ऐसा कांग्रेस मानती थी। लेकिन अमित शाह जी जब बैनर्स पर आए तो उन्होंने ठोक-पीट के कहा देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का है। मुझे लगता है ये जो नैरेटिव चेंज हुआ, ये जो बदलाव हुआ है, ये बहुत बड़ा है। हमारे क्षेत्र में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में हुई है, और नरेंद्र मोदी जी का मानना यह है कि माइनिंग यदि होती है तो
माइंस के आसपास के जो क्षेत्र हैं वो संभवतः पानी की वजह से सड़कों के टूटते हैं, वनस्पति भी खराब होती है, सब मानना। तो कर क्या सकते, तो रॉयल्टी का 2% उसमें डीएमएफ में जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे कि उदयपुर जिले को लगभग 200 करोड़, सलोनपुर को लगभग 100 करोड़ का राजस्व हर साल मिलता है। और फिर वो क्षेत्र की पेयजल की समस्या है, वो सारी चीजें होती हैं। ये सारे बिंदु आपके सामने इसलिए रखे कि एक संकेत मिल सकता है। गाथाएं काफी लंबी चौड़ी है, उसमें लगातार बोलते जाए, सारी बताते जाए, ऐसा है, लेकिन एक बड़ा दृष्टिकोण चेंज हुआ। वो दृष्टिकोण ये बदला है, मैं 2 सूत्र आपके सामने रखता हूँ। पहले कहते थे माना गांव, वो जनजाति क्षेत्र का गांव, बॉर्डर पर पड़ता है, चीन बॉर्डर पर। तो भारत में जो लोग नरेंद्र मोदी जी से पहले बैठते थे, वो ये कहा करते थे कि वो भारत का आखिरी गांव है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि वो गांव, तो क्योंकि दुश्मन उधर से आएगा तो सबसे पहले मुकाबला वो गांव करेगा, इसलिए वो गांव भारत का पहला गांव है। और नॉर्थ ईस्ट के बारे में ये कहा गया था कि नॉर्थ ईस्ट तो मतलब उधर देखना है, लुक नॉर्थ ईस्ट, ऐसा एक दृष्टिकोण कांग्रेस के कालखंड में था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा एक्ट नॉर्थ ईस्ट, वहां काम करना शुरू किया, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे दूसरे सारे विषय। वो भी बड़ा एक जनजातीय क्षेत्र है, लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं, वहां सुविधाएं बनी। और एक बड़ा बदलाव कांग्रेस के कालखंड में मोटा मोटा ये ध्यान में आया है कि जो मध्य भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, विदर्भ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड है, बिहार का थोड़ा हिस्सा है, थोड़ा वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, जिसमें नक्सलवाद एक बड़ी समस्या थी। नरेंद्र मोदी जी की कालखंड जब ज्वाइन किया उन्होंने, तब 126 जिलों में नक्सलवाद की समस्या फैल गई थी और फैलती चली जा रही थी। और दिल्ली में बैठे हुए लोग और अर्बन नक्सलाइट जैसे लोग उनको समर्थन दे रहे थे, उन पर मूवी बना रहे थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये आंतरिक सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न है, इसका समाधान होना है। और ये समस्या समाधान नहीं होगा तो वहां ना स्कूल चल पाएंगे, ना हॉस्पिटल चल पाएंगे, ना आने जाने की सड़कें बन पाएगी, ना खेती हो पाएगी, वहां के वन उत्पाद नहीं आ पाएंगे। वो 126 जिलों की जो समस्या है धन से, वो धीरे धीरे खत्म हुआ है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ, केवल 3 जिलों में ये समस्या रह गई है। और जो दंडकारण्य है, इसका एक नाम ये भी था अबूझमाड़, कि वहां वनांचल में होता क्या किसी को पता नहीं था, अबूझ था किसी की दुनिया के लिए, उनकी जानकारी नहीं था क्या होता। अबूझमाड़ नक्सलवाद से मुक्त हो गया। और यशस्वी केंद्रीय गृह मंत्री जी माननीय अमित शाह जी का कहना है कि मार्च 2026 में नक्सलवाद इतिहास में दर्ज हो जाएगा। तो आप समझिए कि कितना बड़ा बदलाव जनजातीय क्षेत्रों में, जनजातीय समाज में, जनजातीय नायकों में, चिंतन में सकारात्मक भाव आए। और एक बड़ा लोकमत माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी एक विचार है जो भारत के विचारों पर विश्वास करते हैं, अंत्योदय पर विश्वास करते हैं। भारत सबसे पहले, देश सबसे पहले इस बात को लेकर चलते हैं। और पहले वालों का हम कह सकते हैं कि वो पादरी वेरी रेलवे की जब बात मान रहे थे तो भारत उनके लिए शायद महत्वपूर्ण नहीं था। और इस तरह के बहुत सारे विषय, सकारात्मक विषय, विकास के विषय हैं, बहुत सारे नए मानव स्थापित को लेकर हम समाज के पास जा रहे हैं। पार्टी जा रही है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय मदन राठौड़ साहब के मार्गदर्शन में, हमारे जिला अध्यक्ष जी जसपाल सिंह राठौड़ साहब, पुष्कर तेली जी, पूरे राजस्थान में हम सभी जिलों में कार्यक्रम करने जा रहे हैं। ऐसा एक सकारात्मक भाव, एक नायक की गाथा गाते हुए हम लोग आगे बढ़े। यही एक विषय था जो आपके सामने रखा। नमस्कार।